हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम ट्रायंगल बेसिक्स में पार्ट 2 लेकर आए हैं और ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेंगी जो आज तक आपने नहीं सीखी होंगी। बहुत से ऐसे टर्म्स होंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अगर नहीं समझ में आए तो बार बार रिपीट कीजिए। और अभी तक मैंने देखा है फर्स्ट वीडियो से भी मुझे आंसर नहीं मिले हैं, तो बार बार आप वीडियो देखेंगे तभी अब वो आपको समझ में आएंगे क्वेश्चंस और आप उसके आंसर दे पाएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज की वीडियो का इन इक्वलिटीज इन आर ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर क्या क्या असमानताओं को लेकर हम कहते हैं कि ये ट्राइंगल फॉर्म होगा या नहीं होगा, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं ट्राइंगल को लेकर, वो हम इसमें पढ़ेंगे इनइक्वलिटीज के अंदर। ठीक है, तो बेटा ट्राइंगल की जो पहली अनइक्वलिटी है वो क्या है। इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर अनइक्वल, यदि किसी ट्राइंगल की टू साइड बराबर नहीं है, यानी कि कोई भी टू साइड बराबर नहीं है, तो द ग्रेटर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो देखिए ये ट्राइंगल जैसे एक ले लिया मैंने ए बी सी, इसमें देखें ए बी सबसे छोटी है, उसके बाद ए सी बड़ी है और बी सी सबसे बड़ी है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, बी सी। अब इसमें देखें कोई भी दो साइड आपस में बराबर नहीं है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, यानी तीनों साइड अलग अलग हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड है वो क्या है, बी सी। तो पहली अनइक्वलिटी के अनुसार जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला जो एंगल है, यानी कि इसके जस्ट सामने वाला जो एंगल है वो कौन सा है, ये वाला। तो ये सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे बड़ी साइड है ट्राइंगल की उसके सामने वाला जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा होगा। यही लिख रहा है कि इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर अनइक्वल, यदि कोई भी टू साइड्स ट्राइंगल की इक्वल नहीं है, द ग्रेटर साइड जो सबसे बड़ी साइड है हैज द ग्रेटर एंगल, एंगल उसका सबसे बड़ा होगा। क्या, कौन सा, अपोजिट टू इट, इसके सामने वाला है, इसके जस्ट अपोजिट वाला। ठीक है बेटा, तो इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बेटा कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इफ ए बी इज नॉट इज इक्वल टू बी सी इज नॉट इज इक्वल टू ए सी, यदि तीनों साइड आपस में बराबर नहीं है तब क्या होगा। और अगर फिगर में देखें हम तो जो ए बी साइड है वो सबसे छोटी है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ए बी जो साइड है वो बेटा कैसी है, छोटी है, किससे, ए सी से। तो ए बी के जो सामने वाला जो एंगल है, ए बी के सामने कौन सा एंगल बनना है, ये वाला एंगल बनना है। तो जो एंगल बी सी ए है या ए सी बी है, तो हम कहेंगे कि एंगल ए सी बी भी छोटा होगा, किससे छोटा होगा, ए सी के सामने कौन सा एंगल बनना है, ये वाला एंगल बनना है, यानी कि एंगल ए बी सी से। ठीक है, यानी हम इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं कि भाई जो ए सी साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला जो एंगल है, जो ये एंगल है वो बड़ा है, किससे, इससे। तो इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि जो ए सी साइड है वो बड़ी है ए बी से, तो एंगल ए बी सी बड़ा होगा किससे, एंगल ए सी बी से। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो बी सी साइड है, जो साइड बी सी है वो बड़ी है किससे, ए सी से। तो हम क्या कहेंगे कि जो बी सी साइड के सामने वाला जो एंगल है, यानी कि एंगल बी ए सी, ये बड़ा होगा, जो बी ए सी है वो बड़ा होगा एंगल ए बी सी से, एंगल ए बी सी से। ठीक है, अब इसको हम अगर कंक्लूजन में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं
कि जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी है, BC है, तो हम लिखेंगे BC बड़ी है किससे, AC से, और AC बेटा किससे बड़ी है, AB से, ठीक है, यही तो है, AB सबसे छोटी, उसके बाद AC, उसके बाद BC। अब इनके जो सामने वाले जो एंगल्स हैं वो भी इसी प्रकार लिखे जाएंगे। तो BC के जो सामने एंगल है सबसे बड़ा वो कौन सा है, वो एंगल है BAC, ठीक है, ये सबसे बड़ा एंगल हो गया। अब AC के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल ABC, और अब AB के सामने वाला कौन सा एंगल है, तो ये एंगल है ACB। तो हम कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। अब अगर ये सबसे छोटी साइड है तो इसके सामने वाला जो एंगल है वो सबसे छोटा होगा। तो द ग्रेटेस्ट साइड हैज ग्रेटेस्ट एंगल अपोजिट इट, और द स्मॉलेस्ट साइड हैज स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अपोजिट इट। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है, यहां पर ये भी कह सकते हैं जो सबसे बड़ा एंगल है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी। ठीक है, ये सबसे बड़ा है तो इसके सामने ये साइड है, ये बड़ी होगी। इसके बाद इन दोनों में देखा जाए तो ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली ये साइड बड़ी होगी। उसके बाद सबसे छोटा एंगल ये है तो इसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो सबसे छोटे एंगल के सामने वाली साइड सबसे छोटी, उससे बड़े एंगल के सामने वाली साइड उस साइड से बड़ी, और सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी। ठीक है, दूसरी इनइक्वलिटी की ओर चलते हैं। बेटा दूसरी इनइक्वलिटी कहती है एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन द थर्ड वन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को अगर मैं आपस में प्लस कर दूं तो उनकी जो लंबाई है वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। यानी कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई भी दो साइड में प्लस कर दूं, चाहे मैं ये दोनों साइड प्लस कर दूं तो इसकी जो लंबाई आएगी इससे बड़ी होगी, या ये दोनों साइड में प्लस कर दूं तो इनकी जो लंबाई आएगी वो इससे बड़ी होगी, चाहे मैं ये दोनों साइड बड़ी प्लस कर दूं तो इन दोनों की जो पूरी लंबाई आएगी वो इससे बड़ी होगी। यानी कोई दो साइड अगर मैं सम कर दूं, यानी दो साइडों की लंबाई को जोड़ दूं तो उनकी लंबाई का जो टोटल है वो तीसरी साइड से ज्यादा होता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी बेटा ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि AB प्लस AC अगर मैं करूं, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड जोड़ दी मैंने, तो इन दोनों की जो लंबाई है वो ज्यादा आएगी किससे, BC से। दूसरा, अगर मैं AB के साथ किसको जोड़ूं, BC को जोड़ूं, तो भी इनका सम जो है किससे बड़ा आएगा, AC से बड़ा आएगा। या तीसरी चीज, यदि मैं AC के साथ BC को जोड़ दूं, यानी AC प्लस BC कह दूं, तो भी इन दोनों का सम किससे, AB से ज्यादा आएगा। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स में सम कर दूं, दो साइड जोड़ दूं, तो उन दोनों की जो सम है, उन दोनों का जो सम है उनकी लंबाई तीसरी साइड से ज्यादा आएगी। ओके, ये थी बेटा दूसरी इनइक्वालिटी। मैं इसलिए आपको पहले लिखकर दिखा रहा हूं लगातार, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैं पहले क्वेश्चन लिख ले रहा हूं और उसके बाद आपको समझा रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। इनइक्वालिटीज जो भी आप लिखना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, जो ट्राइंगल की थर्ड इनइक्वालिटी है वो क्या है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मैं किन्हीं ट्राइंगल की किन्हीं दो साइड्स की लंबाई का माइनस करूं, यानी डिफरेंस निकालूं, किन्हीं भी दो साइड्स का मैं अगर डिफरेंस निकालूं तो वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए, तभी ये ट्राइंगल फॉर्म होगा। ठीक है ना, एक तो वो पहली मैंने बताई, सेकंड वाली के किन्हीं भी दो ट्राइंगल का सम अगर मैं निकालूं तो वो तीसरी साइड से ज्यादा होगा, तभी ट्राइंगल फॉर्म होगा। और दूसरा ये है कि यदि मैं किन्हीं दो साइड्स,
दो साइड्स की लंबाई जो लेकर उनका डिफरेंस कर दूं, यानी कि उनका सबट्रैक्शन कर दूं, तो जो सबट्रैक्शन का जो आंसर आएगा वो तीसरी साइड से हमेशा कम होना चाहिए। तो ये थर्ड इनइक्वलिटी है। तो इसको बेटा अगर हम मैथमेटिकल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम लिख सकते हैं कि ये वो सपोज करो मैंने ले लिया AC में से मैंने सबट्रैक्ट किया किसको? AB को। तो जो इसका आंसर है वो हमेशा किससे छोटा आएगा? BC से छोटा आएगा। ठीक है। या फिर मैं सपोज करो मैं लेता हूं BC माइनस AB। BC में से मैंने AB को घटाया, तो ये इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किससे छोटा आएगा? वो AC से छोटा आएगा। और अगर मैं BC में से AC को घटाता हूं, यानी कि मैं ले लेता हूं BC माइनस AC, तो बेटा इन दोनों का जो डिफरेंस है वो AB से छोटा आएगा। ये तीन कंडीशंस रहेंगी जब ये ट्राइंगल फॉर्म होगा। तो ये थर्ड अनइक्वलिटी थी। तो ये तीनों इनइक्वलिटीज मैंने आपको बता दी जो ट्राइंगल की थी। ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी आपको हार्ड लगें, लेकिन आप बार बार वीडियोस को देखिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको आखिरी तक कंपटीशन में हेल्प करेंगी। इन प्रॉब्लम्स के चलते ही आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जो बहुत से बच्चे हैं आगे कंपटीशन में पास नहीं हो पाते हैं या ऊंची क्लासेस के अंदर कम नंबर लेकर आते हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, तो ही ऐसा होता है। आप इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार देखिए वीडियो को और नोट्स बनाइए और समझिए। नहीं समझ में आए तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है। आइए बच्चों, अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो टर्म्स हैं ट्राइंगल्स के बारे में बता रहे हैं। और ये ऐसे टर्म हैं कि आप इन क्वेश्चंस को अगर बड़े बड़े बच्चों से ही पूछेंगे तो वो भी चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि वो लोग इन टर्म से फेमिलियर नहीं होते हैं, वो जानते नहीं है क्या है। ठीक है। कभी आप इन टर्म्स के बारे में उनसे पूछेगा जो अपने बड़े फ्रेंड्स हैं आपसे, जहाँ बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, या फिर आपके मित्र हैं या आपके भाई बहन हैं। तो देखिए पहला इन टर्मों में जो पहला वर्ड है वो आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड एक वर्ड है जो ट्राइंगल से रिलेटेड है। और एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड कहते हैं कि एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। यानी एक ऐसा परपेंडिकुलर है जो किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पे ड्रॉन किया जाता है। बेटे मैंने लाइन एंड एंगल्स की वीडियो में आपको परपेंडिकुलर समझाया था कि परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और ये भी बताया था कि ये जहां पर ऐसा बॉक्स बना हो समझ लेना कि वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल है। तो मैंने यहां पर ये तीनों ट्राइंगल बनाए हुए हैं, एक जैसे ही ट्राइंगल हैं। और एक यहां पर देखिए इस पहले ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स ए से BC पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और यहां दूसरे ट्राइंगल में B से AC पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, और तीसरे ट्राइंगल में वर्टेक्स C से AB पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। तो ये जो परपेंडिकुलर डले होते हैं एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में, वो बेटे क्या कहलाते हैं? एल्टीट्यूड कहलाते हैं। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। और इनको हम लिख कैसे सकते हैं बेटा? सपोज करो ये हम यहाँ D पॉइंट दे दिया, इन सबको मैंने क्या दे दिया? D पॉइंट दे दिया। तो पहले फिगर के लिए बेटा क्या लिखूंगा? पहले फिगर के लिए लिखूंगा AD परपेंडिकुलर है किस पे? BC पर। इसके लिए लिखूंगा दूसरे फिगर के लिए कि जो BD है वो परपेंडिकुलर है AC पर। और तीसरे फिगर के लिए क्या लिखूंगा बेटा? कि जो CD है वो परपेंडिकुलर है AB पर। ठीक है। इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे। दूसरा टर्म है बेटा ऑर्थोसेंटर। क्या टर्म है दूसरा? ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या है? the 3 points, the 3 altitude of a common triangle pass through a common point called the orthocenter of the triangle। यानी कि किसी ट्राइंगल के 3 एल्टीट्यूड जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट होकर जाते हैं, यानी कि ये जो कॉमन पॉइंट है इस पॉइंट से ये वाला एल्टीट्यूड भी जा रहा है, ये वाला एल्टीट्यूड भी जा रहा है और ये भी जा रहा है। यानी कि जो ए से एल्टीट्यूड डाला गया है BC पर, वो
जो बी से डाला गया हुआ है एसी पर वो, और सी से डाला गया है जो एल्टीट्यूड साइड ए बी पर, ये तीनों एल्टीट्यूड पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो पॉइंट ओ है वो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। यानी कि हम कहेंगे जो पॉइंट ओ है वो क्या है, ऑर्थो सेंटर। क्या है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। यानी कि इस ट्राइंगल एबीसी का जो ऑर्थो सेंटर है वो पॉइंट है जहां से वर्टेक्स ए से साइड बीसी पर जो परपेंडिकुलर डाला है वो, वर्टेक्स बी से जो साइड एसी पर परपेंडिकुलर डाला है वो, और वर्टेक्स सी से जो साइड एबी पर परपेंडिकुलर डाला है वो, तीनों ही परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ट्राइंगल के अंदर, वो पॉइंट उस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें हमारा अगला टर्म है मीडियन। मीडियन, किसी ट्राइंगल की मीडियन क्या होती है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। यानी किसी भी ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से डाली गई ऐसी लाइन या ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पर काटे, यानी कि ये दोनों साइड बराबर हो जाएं, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी बराबर हो, इस लाइन को बराबर दो हिस्सों में काट दे, वो इसका मीडियन कहलाता है। ये वर्टेक्स ए से बीसी पर डाला हुआ मीडियन है, ये वर्टेक्स बी से एसी पर डाला हुआ मीडियन है, जो इन दोनों को लाइनों, ये जो एसी लाइन है इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। ऐसे यहां सी वर्टेक्स से एबी पर डाला हुआ मीडियन है जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। यानी कि मीडियन एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी भी वर्टेक्स से डाला जाता है उसकी अपोजिट साइड पर, और उस अपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि दो इक्वल भागों में बांट देता है। यहां पर परपेंडिकुलर का कोई मतलब नहीं है और परपेंडिकुलर की कोई बात नहीं है। याद रखना, मीडियन हमेशा वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर डाला जाता है और अपोजिट साइड को बराबर दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। इसके साथ ही ये चीज भी ध्यान रखिए, वो आगे बताऊंगा, चलो कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अपोजिट साइड को दो हिस्सों में बांटता है, तो यहां पर ये इसको जो दो ट्राइंगल बनते हैं इनके एरिया हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि जो इनके एरियाज हैं वो भी हमेशा कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, हम यहाँ इसको लिखेंगे कि जो बी डी है वो बराबर है किसके, डी सी के। यहाँ पर बी डी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। और एरिया जो है किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ए बी डी का जो एरिया है वो बराबर किस ट्राइंगल के होगा, ए सी डी के। किसके, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी यहाँ ट्राइंगल नहीं लिखा मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी के। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया इक्वल होंगे। ऐसे इसमें देखेंगे तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो ए ई है वो बराबर किसके है, सी ई के है। और ऐसे ही लिखेंगे कि जो एरिया है ए बी ई का, ट्राइंगल ए बी ई का, वो बराबर किसके है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई के, सी बी ई। यानी कि ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, इनके एरिया बराबर, ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल, इनके एरिया बराबर। ऐसे ही यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल और ये दो ट्राइंगल, इनके एरिया बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मीडियन है वो एक ट्राइंगल को दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड करती है। ठीक है बेटा। अगला टर्म है बेटा सेंट्रॉइड। क्या पॉइंट है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, थ्री मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। यानी कि
जहां पर तीन मीडियन आपस में एक दूसरे को काटती हैं वो पॉइंट उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सेंट्रॉइड कहलाता है। इस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल भी कहते हैं। इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल भी कहते हैं, ठीक है ना, सॉरी, ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल भी इस पॉइंट को कहते हैं। बेटा जो अगला पॉइंट है हमारा, जो अगला टर्म है वो है इन सर्कल। इन सर्कल क्या है? द सर्कल दैट लाइज इनसाइड ए ट्राइंगल एंड टचेज द थ्री साइड्स इज कॉल्ड द इन सर्कल। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल के अंदर मौजूद है और इस ट्राइंगल की तीनों साइड को किसी ना किसी पॉइंट पर टच कर रहा है। यानी एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल में है और इसकी तीनों साइड को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, वो इन सर्कल कहलाएगा, ठीक है। और इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स बने हुए हैं, इन एंगल को अगर हम बाइसेक्ट कर दें, क्या कर दें? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, दो किसी भी एक एंगल को बराबर दो भागों में बांटना। अगर हम इसके इंटरनल एंगल को बराबर दो भागों में बांट दें, यानी बाइसेक्ट कर दें, तो इसके जो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सेंटर कहते हैं। ओके बच्चों, हमारा अगला टर्म है सरकम सर्कल। क्या है? सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है? द सरकम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज द सर्कल दैट पासिस थ्रू इट्स थ्री वर्टिसेस। यानी कि एक ऐसा सर्कल जो किसी ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जाए। यानी कि ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस को अगर टच करता हुआ कोई सर्कल ड्रॉ किया जाए तो वो बेटा कहलाएगा सरकम सर्कल। क्या कहलाएगा? सरकम सर्कल। अच्छा, अब इस ट्राइंगल की जो तीनों आर्म है या तीनों साइड हैं, अगर वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाले जाएं, क्या डाले जाएं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि ये दोनों साइडों को बराबर काटते हुए परपेंडिकुलर डाले जाएं, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट इस सेंटर का, इस सर्कल का सेंटर और इस ट्राइंगल के लिए सरकम सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सरकम सेंटर। यानी कि ये जो सेंटर है इस सर्कल का जिसमें एक ट्राइंगल मौजूद है, वो सेंटर सरकम सेंटर कहलाएगा। और उस सेंटर से जितने भी परपेंडिकुलर डाले जाएंगे वो सभी साइडों को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। यानी इस एक जो साइड है उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देंगे। या फिर हम कह दें कि यदि ऐसे परपेंडिकुलर हैं जो तीनों साइडों को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, तो वो जिस पॉइंट पर मिलेंगे वो पॉइंट सरकम सेंटर कहलाएगा। ये डेफिनेशन भी मैंने यही लिखी है, द पॉइंट एट विच द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स मीट ईच अदर इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, आज वीडियो के लास्ट में अब ये दो क्वेश्चंस आपके लिए। पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एल्टीट्यूड एंड मीडियन। यानी आपको बताना है कि एल्टीट्यूड और मीडियन में क्या अंतर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपको ट्राइंगल की तीन साइड दी हुई हैं, एक साइड है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी जो है 9 सेंटीमीटर के बराबर दी है, तो आपको पता लगाना है कि ये तीनों साइड से एक ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। फाइंड दैट अ ट्राइंगल विल फॉर्म और नॉट। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटे लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।